हेलो स्टूडेंट्स। आज हम नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ में अपने जो 12th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उस चैप्टर के नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है वो, यहाँ हमें बताया है कि दो आपके पास चार्ज है, एक चार्ज आपका प्लस का क्यू, दूसरा चार्ज आपका माइनस का क्यू। दोनों को कुछ डिस्टेंस पे आपने रखा हुआ है। जैसे मान लो यहाँ आपने कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहाँ भी आपने एक चार्ज रखा हुआ है क्यू, सॉरी कैपिटल क्यू है तो अपने कैपिटल क्यू लिख देते हैं। ये कैपिटल क्यू प्लस का और दूसरा एक साइड में है माइनस का क्यू। इनके बीच में फोर्स कितना लग रहा है, एफ लग रहा है। फिर आपने क्या किया है, 20% ऑफ चार्ज, इन चार्ज में जो 20% है, सॉरी 25% है ए का, वो किसको दे दिया आपने, बी को। यानी ये जो प्लस का क्यू था, ये वाला जो चार्ज है इसका 25% चार्ज आपने माइनस क्यू को दे दिया। उसके बाद जो नया फोर्स आएगा वो कितना होगा, और उसका आंसर हमें किस फॉर्म में देना है, इसका आंसर हमें एफ़ के फॉर्म में देना है। एफ़ क्या है, पहले जो फोर्स लग रहा था इनके बीच में वो एफ़ है, उसके फॉर्म में अपने को आंसर देना है। 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, अपने यहाँ पे चार्ज मान लेते हैं कि ये वाला चार्ज आपका माइनस का क्यू है, और यहाँ पे जो चार्ज रखा हुआ है आपका वो प्लस का क्यू है। डिस्टेंस इनके बीच की कुछ मान लेते हैं अपने, ये डिस्टेंस को अपने आर मान लिया। इनके बीच में अभी फोर्स कितना, इन चार्ज के बीच में आपको दे रखा है कि फोर्स कितना लग रहा है। यहाँ फोर्स है एफ, इसका मीनिंग क्या हो गया, एफ का मीनिंग है के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर से के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये एफ है। अब हमें क्या करना है, इस प्लस क्यू चार्ज से इस माइनस क्यू चार्ज को चार्ज देना है, कितना, 25%। तो पहले तो 25% का मीनिंग, 25% का मीनिंग यहाँ कितना है, क्यू है, तो कितना हो गया Q/4, यानी Q/4 चार्ज निकालना है। तो अपने क्या बोलेंगे, ये जो आपका नया चार्ज आएगा, अब यहाँ अपने ऐसा मान सकते हैं कि ये आपका न्यू चार्ज के हिसाब से अपने सेम डिस्टेंस पे इनको रखेंगे, आर डिस्टेंस पे। नया चार्ज होगा कितना, तो यहाँ पे चार्ज कितना था, Q था, उसमें से कितना गया, Q/4 गया, तो कितना बचेगा, 3Q/4 बचेगा। माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ से ये जो प्लस का Q चार्ज था इसमें से अपने निकाल लिया। अब इधर माइनस Q चार्ज को हमने कुछ दिया है, तो पहले चार्ज कितना है यहाँ पे माइनस Q, उसको कुछ दिया कितना, प्लस का Q/4, तो कितना बचेगा, ये भी आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3Q/4। तो अब आपके पास क्या है, आपके पास दोनों चार्ज आगे नहीं, ए पे जो चार्ज है वो कितना है 3Q/4, और बी पे जो चार्ज है वो भी कितना है 3Q/4। तो नया फोर्स एफ डैश कितना आ जाएगा, तो उसके लिए अपन क्या लिखेंगे भाई, उसके लिए अपन लिख सकते हैं के क्यू की जगह क्या लिखोगे, 3Q/4, फिर 3Q/4, कलर चेंज करते हैं। तो जो नया एफ डैश फोर्स है वो कितना आ रहा है आपका, यहाँ से आपका एफ डैश दिखेगा 9/16 के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। और ये जो आपका के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर आया है, यहाँ आपको ये जो दिख रहा है ये क्या आता है, यही तो एफ होता है। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा कि आपका जो एफ डैश आया है, तो एफ डैश किसके इक्वल आ गया, 9/16 एफ के इक्वल आ गया। तो ये अपना आंसर हो जाएगा। तो अपना आंसर कितना आ गया, तो एक बार फिर से देख लीजिए इस चीज़ को, फिर से समझते हैं अपने। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि प्लस का क्यू और माइनस का क्यू चार्ज, इनके बीच डिस्टेंस कितनी है, आर है, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स कितना है, एफ है। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। फिर बोला कि जो आपका प्लस का क्यू है, इसमें से क्या करो, इसमें से 25% चार्ज इस प्लस क्यू में से निकाल के किसको दे दे, माइनस क्यू को दे दे। तो इसमें से 25% निकालना है, यानी इस प्लस क्यू में से कितना निकालना है, Q/4 निकालना है प्लस का। इसमें से निकाल लो और माइनस क्यू को दे दो। तो ये रहा आपका Q, इसमें से मैंने क्या किया, Q/4 निकाल लिया, और इस माइनस क्यू को प्लस का Q/4 हमने दे दिया। तो यहाँ नेट चार्ज कितना आ गया, 3Q/4 आ गया, इधर भी कितना आ गया, माइनस का 3Q/4 आ गया। तो ये नई कंडीशन बन गई। ये आपका केस पहले का था, ये अब नया बाद का केस है। तो बाद के केस में अगर बल निकालना है तो अपने वही कूलाम का नियम आप यूज़ करो। कूलाम्स लॉ में, कूलाम्स लॉ के लिए के Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर यूज़ करोगे तो आपको ये आ गया 9/16। तो एफ डैश कितना आ गया,
9/16F, ये आपका आंसर हो गया। तो ये आपका नीट का आया हुआ क्वेश्चन था जो हमने सोल्व किया है। तो वापस से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एक बार आप और नज़र लगा लीजिए इससे क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अपना, सेकंड क्वेश्चन 2017 में आया हुआ है नीट में, इस पर अपने को बात। क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, आपको क्या करना है कि प्रोटॉन और जो इलेक्ट्रॉन है इनके चार्ज में थोड़ा सा डिफरेंस है, स्लाइटली थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है माइनस का ई, और प्रोटॉन का कितना है ई में थोड़ा सा बढ़ा दिया। यानी पहले अपने क्या मानते थे कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ई होता है माइनस का, प्रोटॉन का कितना होता है प्लस का ई, टोटल चार्ज किसी भी इन दोनों को मिला दोगे कितना बन गया 0। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है माइनस का ई है, प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा प्लस का डेल्टा ई, इतना चार्ज बचेगा। इन दोनों में डिफरेंस आ गया। अब ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स जो है यानी कूलम्बिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स जो है हाइड्रोजन एटम के बीच में, दो हाइड्रोजन एटम है उनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों क्या है 0 हो रहे हैं। इसका मीनिंग दोनों का टोटल क्या आ रहा है 0 आ रहा है। तो आपको इसको डेल्टा ई का ऑर्डर बताना है, यानी डेल्टा ई का आंसर बताना है ऑर्डर के फॉर्म में, यानी लगभग आंसर देना है आपको। तो सोल्व करना शुरू करते हैं अपने। तो इसमें देखिए मेन चीज़ क्वेश्चन में क्या देखने लायक थी कि आपका इलेक्ट्रॉन का चार्ज चेंज किया है। यानी आप अब क्या मानोगे इस क्वेश्चन में, हम यहाँ जैसे मान लेते हैं ये एक एटम एच एटम ये है, एक एच एटम ये है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों में मास है तो ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी अट्रैक्शन की, तो इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगेगा अट्रैक्शन के फॉर्म में, और इस पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसे लगना है अट्रैक्शन है तो। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स वो कैसे लगेगा, तो सबसे पहले तो एक चीज़ देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है ई होता है। यहाँ पे उन्होंने क्या चेंज कर दिया, इधर देखिए इलेक्ट्रॉन पे चार्ज ई है, प्रोटॉन पे ई प्लस डेल्टा ई है। अब अपनी बात करते हैं एच एटम की। एच एटम में होता क्या है, एच एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है, तो कुल मिला के एच एटम जो आपका है उसमें भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन के इक्वल माइनस है और प्रोटॉन का चार्ज कितना है प्लस का इतना। तो नॉर्मली क्या होता है जो हाइड्रोजन एटम होता है वो न्यूट्रल होता है, क्यों होता है क्योंकि प्लस का ई और माइनस का ई टोटल चार्ज कितना 0, ये नॉर्मली होता है। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अब इस एच एटम पे चार्ज कितना होगा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग प्लस का डेल्टा ई। वापस देखिए क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं अपने। यहाँ क्वेश्चन में आपको स्पेशल कंडीशन दे रखी थी, क्या स्पेशल कंडीशन क्या थी कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई है, प्रोटॉन पे चार्ज इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा ज़्यादा है, बस ये एक नई चीज़ आ गई। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमें इस क्वेश्चन में इमेजिनरी कंडीशन दे रखी है, उसी को फॉलो करके आंसर निकालना है। तो चलो शुरू करते हैं। हमें क्या गिवन था, एच एटम के बारे में बातें हो रही थी। ये दो एच एटम है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे लगेगा, अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, ऐसे लग रहा है। अब इस क्वेश्चन में तो इमेजिनरी कंडीशन दे रखी थी, तो उसके हिसाब से एच एटम पे चार्ज कितना आएगा, माइनस का ई है और एक प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है इतना, तो नेट चार्ज कितना आ गया प्लस का डेल्टा ई। यानी इस हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है प्लस डेल ई, इस पे भी कितना चार्ज है प्लस डेल ई, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो दोनों में क्या होगा भाई रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो इस पर फोर्स ऐसे लगेगा, इस पर फोर्स ऐसे लगेगा। और क्वेश्चन में अपने को बोला हुआ है कि दोनों फोर्स है, ये कौन सा फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो ब्लैक कलर में बनाया है हमने, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। और दूसरा फोर्स है जो आप ये है ये कौन सा है ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। आपको बोला गया है कि टोटल फोर्स कितना है 0, टोटल फोर्स 0 होने का मीनिंग क्या, आप क्या लिखोगे ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इक्वल होगा किसके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के। आप फोर्स को इक्वल कर दो आपका आंसर आ जाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा यहाँ पे, तो उसके लिए आप क्या लिखोगे जी मास ऑफ एच एटम एम एच का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। दूसरी साइड क्या लिखोगे के क्यू की जगह डेल्टा ई का स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ये लिखोगे। तो यहाँ से अगर इसको थोड़ा सोल्व करने लगोगे तो आपको क्या मिलेगा आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कैंसिल ही हो गया। आपको क्या चाहिए था डेल्टा ई स्क्वायर, तो यहाँ से आपको डेल्टा ई का स्क्वायर कितना मिल रहा है, तो डेल्टा ई का स्क्वायर मिलेगा आपको जी अपॉन में मास ऑफ एच का स्क्वायर अपॉन में
के का, ये आ गया डेल्टा ई का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करना है, इसके लिए आपको वैल्यू सारी क्वेश्चन में दे रखी है एम के लिए और जी की वैल्यू, तो ये हमें सिर्फ ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए तो आगे जैसे ही आप इसको वैल्यू वगैरह पुट करते हैं तो देखिए 6.67 इंटू 10⁻⁻11, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 का स्क्वायर अपॉन में 9 इंटू 10⁻9। इसको सोल्व करना है। यहाँ ऑप्शन देखिए -27, -37, -47, -20, यानी दूर दूर के ऑप्शन है। तो अपने अगर वैल्यू को ना भी काउंट करें तो भी अपने को आंसर मिल सकता है, इसलिए अपने क्या करेंगे, वैल्यू को छोड़ देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए आप पावर को सोल्व कीजिए, बाकी सारा एक साइड रखते हैं अपने। जैसे ये पावर सोल्व करना शुरू करोगे, देखिए इस 9 की जो पावर है अपनी, इसको आप ऊपर लेके जाओ तो इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अपने लिख सकते हैं कि -11 था, ये पावर माइनस के 9 इंटू में पावर माइनस का 54, तो पावर कितनी हो जाएगी आपकी, ये पावर आपकी बनेगी माइनस की 74। और ये किसके इक्वल था, ये अपना था डेल्टा ई के स्क्वायर के। तो डेल्टा ई ये किसके इक्वल आएगा, रूट के। रूट करोगे तो इस पावर को हाफ कर दो, पावर हाफ करोगे कितनी आएगी, 10⁻⁻⁻37। ये आ जाएगा आपका आंसर, इस ऑर्डर में आएगी। तो देखिए वहाँ पे ये आंसर है कि आपको मिलता है। यहाँ देखिए ये रहा आपका ऑप्शन, तो आपको ऑप्शन यहाँ मिलेगा। तो कैसे सोल्व किए है, आपने कुछ भी नहीं किया इस क्वेश्चन में, एकदम सिंपल क्वेश्चन था। आपने सिर्फ क्या किया है, ये पावर सोल्व की है। पावर भी सोल्व करने में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं किया अपना। पावर सोल्व में भी क्या था, -11 थी, प्लस का 9 था, ऊपर जाके -9, माइनस का 20 हो गया, और ये माइनस का 54 था। तो आपको डेल्टा ई आ गया था आपका ई का स्क्वायर, यहाँ पे बहुत सारे वैल्यूज़, और ये 10⁻⁻74। तो उससे अपने आंसर निकाल दिया। तो नॉर्मल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, हमें स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। और थर्ड क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा है। तो क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, 2 आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है, उनको हमने क्या कर रखा है, लटका रखा है एक स्ट्रिंग के हेल्प से। एक जितनी लेंथ है दोनों स्ट्रिंग की, ऐसे ऐसे एक बड़ा देखो आइडेंटिकल चार्ज स्फीयर है। तो उनमें क्या है, एक एल लेंथ की आपने स्ट्रिंग से उनको लटका दिया, और बीच की डिस्टेंस अपने को दे रखी है उनकी, आपको बोला है डी है। तो आपको ये बोला हुआ है कि ये चार्ज स्फीयर ये हो गया, एक ये हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी है। हाँ जी। अब हुआ क्या, इन जो स्फीयर थे इनसे चार्ज क्या हो रहा है, लीक हो रहा है, यानी धीरे धीरे से चार्ज निकल रहा है, चार्ज इनका कम हो रहा है। तो नॉर्मल सी बात है, जितना स्फीयर का इनका चार्ज होगा उतना ज़्यादा इनमें क्या होगा, रिपल्सन। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का अपने फॉर्मूला देखते हैं, क्या फॉर्मूला है, K(Q1Q2) अपॉन में R²। अब जितना ज़्यादा चार्ज होगा फोर्स उतना ज़्यादा। अब इसका चार्ज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब इन दोनों का चार्ज अगर कम होगा, चार्ज कम होगा तो इनके बीच में जो रिपल्सन हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। रिपल्सन कम होगा तो ये जो डिस्टेंस डी दिख रही है, डी क्या हो जाएगी आपकी, डी कम होने लगेगी। तो इसमें ये बोल रहा है देखो, जैसे जैसे इनका चार्ज लीक हो रहा है, चार्ज लीक होने की वजह से स्फीयर क्या हो रहे हैं, पास में आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर अप्रोच कर रहे हैं। किस स्पीड से आ रहे हैं, v स्पीड से आ रहे हैं। तो आपको क्या बात करनी है कि ये जो स्पीड v आप बोल रहे हो, ये कैसे चेंज होगी इनके बीच की डिस्टेंस x के एस्पेक्ट में। ये जो d डिस्टेंस है ये थोड़ी देर बाद कितनी होगी, मैंने मान लिया x। अब ये जब x हुई है तो इस x में कैसा कैसा चेंज आए, उस पर वेलोसिटी कैसे डिपेंड करेगी कि x कितना हो तो वेलोसिटी कितनी हो, आपको वो सोल्व करना है। अच्छा क्वेश्चन है ये, तो अपने को इस क्वेश्चन पे बात करनी है, नीट का क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं अपने। अब यहाँ स्फीयर को देखिए, ऐसे 2 स्फीयर रखे हुए हैं, कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक फोर्स इधर लग रहा होगा टेंशन फोर्स,
एक फोर्स इसमें नीचे लग रहा होगा कौन सा, mg, और एक इनका रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe लिख देते हैं एक बार इसको। ऐसे 3 फोर्स इस पर मैंने अपने एक पे बना रहे हैं। अब ऐसे 3 इस पे फोर्स पे हो जाएंगे, टेंशन हो जाएगा, ये रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हो गया और ये आपका mg हो गया। हाँ जी सही बात है। अब अपने को क्या करना है, अपने यहाँ कंपोनेंट करेंगे इस टेंशन के, ऐसे। तो अपने क्या मान लेते हैं, ये वाला एंगल कितना मान लिया हमने, थीटा। ये एंगल थीटा मान लिया, तो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल यहाँ, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा। तो ये फोर्स है टी कॉस थीटा और ये आपका क्या बन गया, टी साइन थीटा। तो अब सिचुएशन कुछ ऐसी है, इधर देखिए वापस से अपन ड्रॉ करते हैं। आपको ये स्फीयर है, ये उसकी स्ट्रिंग है, अब फोर्स कौन कौन से है वो देख लेते हैं। एक फोर्स तो इधर लग रहा था टी, इसके अपने 2 कंपोनेंट कर दिए, ये टी साइन थीटा, ये टी कॉस थीटा। ओके। और फोर्स एक ये लग रहा था नीचे आपका क्या, mg, और एक फोर्स आपका इधर कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स वो लग रहा था। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अपने मान लेते हैं ये जो दोनों स्फीयर थे इनके बीच की ये वाले डिस्टेंस कितनी मान ली हमने, x, जिसके टर्म में अपने को आंसर देना है इनकी वेलोसिटी का। जैसे जैसे चार्ज कम होगा ये वाला जो रिपल्सिव फोर्स है ये कम होता जाएगा, दोनों चार्ज ये स्फीयर क्या आएंगे, पास आते जाएंगे। अब ये जो आपने यहाँ बनाया है इससे अपने 2 इक्वेशन मिलेगी। कौन सी 2 इक्वेशन मिल रही है, देखो आप इस डायरेक्शन में देखो, वर्टिकली बैलेंस, ऊपर फोर्स कौन सा है, टी कोस थीटा है, नीचे क्या है, mg। तो इसको बैलेंस करोगे तो आपके पास एक इक्वेशन क्या आ गई, टी कोस थीटा इक्वल किसके आ गया, mg के। हॉरिजॉन्टली बैलेंस करोगे तो ऐसे फोर्स आपको क्या दिख रहा है, टी साइन थीटा, और ऐसे फोर्स क्या दिख रहा है आपको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये टी साइन थीटा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आप क्या लिखोगे, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई को अपने आगे लिख सकते हैं क्या, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर। इनके अंदर का चार्ज क्यू हो, सॉरी आर नहीं भाई, अभी हम एक्स मान रहे हैं ना डिस्टेंस को, तो अपने आर की जगह एक्स लिखेंगे, ये आपके एक्स। थोड़े टाइम बाद की सिचुएशन है, स्टार्टिंग में डिस्टेंस यहाँ पे कितनी थी, डी थी, डी से अब कितनी होगी, एक्स। उस टाइम पे ये ऐसे है। तो इन दोनों इक्वेशन का यूज करते हुए अपने आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अपने पास ये 2 इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1 और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब अगर अपने इनको डिवाइड कर देते हैं तो डिवाइड करने पे आपको क्या मिलेगा, फर्स्ट यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन में, यहाँ क्या आएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन में एम जी एक्स स्क्वायर। अब हम पहले इस टेन थीटा को फाइंड आउट करते हैं। टेन थीटा कैसे आएगा, उसके लिए देखिए पीछे चलते हैं अपने। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ भाई, इस डायग्राम को अपने अभी थोड़ी देर में वापस बनाएंगे। अपने इतना इतना पोर्शन बनाएंगे इसका, ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको इतना ही बनाएंगे। इस ट्राइंगल को अपने काम में लेंगे, ये ट्राइंगल बनाएंगे और अपने बोलेंगे, अपने आपको लिखा हुआ क्वेश्चन में, ये वाली जो लेंथ है एल, ये जो लेंथ दे रखी है स्ट्रिंग की, ये बहुत ज़्यादा है। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, ये टोटल डिस्टेंस एक्स है, कितना हो जाएगा आपका x/2। अगर ये लेंथ बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा लेंथ है, तो ये थीटा क्या होगा, बहुत छोटा होगा। तो अब इस डायग्राम को अपने वहाँ वापस बनाते हैं, फिर और आगे बात करते हैं अपने। अब देखिए ये हमने वो डायग्राम यहाँ पे लेके आए। अब इस डायग्राम में वो अपने डायग्राम यहाँ लेके आए हैं पीछे वाला। इस डायग्राम में देखिए ये जो लेंथ एल है, ये इधर एल है, टोटल दोनों स्फीयर के बीच का डिस्टेंस अपने एक्स मान रहे हैं। अपने इस ट्राइंगल को देखना है तो ये एल, ये x/2 और ये एंगल आपका थीटा। अब हमें क्वेश्चन में दिया हुआ कि एल बहुत ज़्यादा बड़ा है। एल बहुत बड़ा होगा तो एंगल ये क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा, क्योंकि एल जितना ज़्यादा लंबा होगा एंगल उतना ही क्या होता चला जाएगा, आपका छोटा होता चला जाएगा। तो अपने को क्या देखना है,
अपने को इस एंगल की बात करनी है। ये एंगल बहुत ही छोटा है क्योंकि एल आपका बहुत लंबा है। एल अगर बड़ा होगा तो एंगल छोटा होगा, एंगल छोटा होगा तो छोटे जो एंगल होता है स्मॉल एंगल के लिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपने जानते हैं। तो अपने यहाँ से अब क्या निकालना है, साइन थीटा निकालना है। वो किसके इक्वल आएगा, टेन थीटा की वो वैल्यू अपने यहाँ चिपकाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं अपने। यहाँ देखिए, तो यहाँ आपका जो टेन थीटा है वो किसके इक्वल आएगा भाई, साइन थीटा के। साइन थीटा क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर थीटा के सामने ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। तो आप यहाँ क्या लिखोगे, एक्स अपॉन में 2 अपॉन में एल। तो आपको टेन थीटा कितना मिल गया, एक्स अपॉन में 2l। तो जो आपकी इक्वेशन नंबर 3 है वो और इक्वेशन नंबर 4 है वो, ये दोनों ही किसके इक्वल है, टेन थीटा के इक्वल है। तो दोनों को अपने इक्वल लिख सकते हैं। चलिए करते हैं। दोनों इक्वेशन को इक्वल करने पे अपने ये जो ब्लैक कलर में लिखा है ये आपको मिला है। इससे आपको देखो, ये एक्स को इधर कर दो, आपको क्या दिखेगा, क्यों आपको क्यू के लिए आपको फाइंड आउट करना था कि क्यू कैसे चेंज हो उस हिसाब से। तो आप क्यू को एक साइड करो, सारे को क्यू को एक साइड करो तो आपको क्या मिलेगा, देखिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू, ये सारा उधर चला जाए, क्या आएगा, एम जी एक्स की पावर 3 अपॉन में 2l और k। एल स्मॉल एल है तो इसे स्मॉल एल कर देते हैं। ये आ गया आपके। यहाँ से देखिए आपको क्यू क्या मिल रहा है, तो क्यू स्क्वायर है, इसको मैं देखो एम जी कॉन्स्टेंट है, 2l के ये कॉन्स्टेंट है। तो यहाँ मैं एक कॉन्स्टेंट लिख देता हूँ सी और एक्स क्यू, ऐसा लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप ये भी लिख सकते हो, जो आपको यहाँ से आपको क्यू ये मिलेगा। तो अब ये जो आगे वाला जो पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है, ये इतना इतना पार्ट है, इस पार्ट को अपने, ये जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको अपने क्या बोल सकते हैं कि ये तो सारा ही कॉन्स्टेंट है। तो इसको अपने सी लिखना शुरू कर दें। तो अपने क्या करेंगे अब, तो अपने इस सारे को सी लिख के ऐसा लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आ गया, क्यू आ गया। अब यहाँ पे वो क्या बोल रहा था कि जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है क्यू की वैल्यू चेंज हो रही है। तो इस सारे को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो वो देखिए कैसे करते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर आप इधर डी क्यू अपॉन में डी टी करते हो, डिफ्रेंशिएट करते हो दोनों साइड टी के रिस्पेक्ट में, सी तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा। इधर किसका डिफ्रेंशिएट होगा, आपका एक्स की पावर 3/2 को डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या बन गया आपका, डी क्यू ओवर डी टी। और यहाँ आपका सी बाहर है, पावर क्या हो जाएगी, आगे आएगी, पावर एक आप कम कर दो, 3/2 -1। अब ये देखिए, ये एक्स था, नीचे डी टी है, तो इस डी एक्स अपॉन में डी टी वापस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हाँ अगर ये टी होता तब तो नहीं करना पड़ता, लेकिन ये एक्स है तो ये क्या बन गया आपका, डी एक्स अपॉन में डी टी। तो इसको आगे सोल्व कर, तो ये आपका क्या आ गया, डी क्यू ओवर डी टी। ये सी है 3/2, इसको भी सी में सम अपने मान लेंगे। यहाँ आपको क्या मिल गया, सी एक्स की पावर, यहाँ 3/2 में से 1 गया तो कितना बची, हाफ। और ये क्या बन गया, ये आपकी बन गई वेलोसिटी। तो यहाँ से एक चीज़ देखिए, v इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, यहाँ से आपको v इक्वल टू मिलेगा डी क्यू ओवर डी टी इंटू में 1 अपॉन में c, साथ में रूट में x। आपको क्या मिला है, आपको मिला है यहाँ से v इक्वल टू, अगर आप निकालना चाहो तो v इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ से, देखिए v इक्वल टू, ये सारा इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, डी क्यू ओवर डी टी, और ये सारा आपका 1 अपॉन में c और रूट में x। तो क्वेश्चन में आपको क्या गिवन था कि जो चार्ज है ये डी क्यू ओवर डी टी, यहाँ देखिए आपको ये जो डी क्यू ओवर डी टी दिख रहा है, ये क्या है, चार्ज के चेंज होने की रेट। ये तो कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। तो आप यहाँ से बोल सकते हो कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी किसके आ गया, 1 अपॉन में रूट एक्स। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन चेक करते हैं थोड़ा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स की पावर -1/2। अच्छा क्वेश्चन था भाई, आप ये नहीं बोल सकते क्वेश्चन आसान था, अच्छा क्वेश्चन था। चलिए एक बार अपने फटाफट एक नज़र और लगाते हैं क्वेश्चन पे। सबसे पहले हमने ये दो इक्वेशन बनाई थी, ये तो आप बना ही लोगे। सबसे पहले अपनों ये दो इक्वेशन बनाई थी, ये दो इक्वेशन तो आप बना ही लोगे। ये दो इक्वेशन बनने के बाद हमने यहाँ पे tan थीटा निकाल लिया था।
फिर वही टेन थीटा अपने इस ट्राइंगल से भी निकाल रहे थे। अपने को ये दिया हुआ था कि एल बहुत लंबा है, यानी आप क्या बोल सकते हो, थीटा बहुत छोटा होगा। थीटा छोटा था तो टेन थीटा और साइन थीटा दोनों क्या हो गए थे, इक्वल। तो यहाँ पे अपने इस ट्राइंगल से क्या निकाल लिया था, साइन थीटा, और वही क्या था, टेन थीटा। तो यहाँ पे एक टेन थीटा की वैल्यू ये थी, एक टेन थीटा की वैल्यू ये आ गई, दो टेन थीटा की वैल्यू आ गई थी अपने पास। उसके बाद अपने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करके और एक इक्वेशन बनाई थी क्यू के फॉर्म में। अब इसी इक्वेशन को अपने कंटिन्यू किया है। क्या किया अपने ये जो इक्वेशन बनाई है आपने क्यू के फॉर्म में, इसी इक्वेशन का यूज़ करके आपने कि क्यू के ये इक्वेशन बन गई। और इस इक्वेशन का आगे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ये जो इक्वेशन मिली थी आपको, इस इक्वेशन को हमने क्या करना है, आगे डिफ्रेंशिएट करना है। डिफ्रेंशिएट कर लिया, सी कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ गया, पावर 3/2 थी, पावर को आगे लिख दिया, पावर को एक कम करके लिख दिया। और ये जो dx/dt है, इसे हमने क्या लिख दिया, v लिख दिया। तो इससे आपका आधा काम हो गया। v आ गया तो आपको कुछ नहीं करना, v इक्वल टू ये सारा जो पोर्शन है ये इधर वाले साइड पहुंचा दिया, ये आ गया। अब आपको क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन थी, ये जो आपका चार्ज डिके हो रहा था, इसकी रेट जो थी वो कांस्टेंट थी, यानी dq/dt क्या था, कांस्टेंट था। ये कांस्टेंट था, आप इसको ऐसा लिख सकते हो, इससे ये आ जाएगा, ये आपका आंसर है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन नंबर 4 में बताया है कि सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पे देखो, ये वही चार्ज कंडक्टर आपको दे दिए, इन पे कुछ चार्ज है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर है, और ये वाली लेंथ कितनी है, वाई। फिर इसमें क्या किया, यहाँ बीच में से ये जो आपकी स्ट्रिंग थी, इनको यहाँ तक एकदम सीधा लेके आके यहाँ से कर्व कर दिया इनको, यानी इनको यहाँ से जोड़ दिया। तो यहाँ से जोड़ने के बाद ये वाली जो डिस्टेंस थी वाई थी, वो कितनी रह गई अब, y/2। तो पूछा है इनके बीच की डिस्टेंस, पहले जैसे r थी, अब नई डिस्टेंस इन्होंने कितनी दे दी, r', ये कितनी हो जाएगी। फिर से क्वेश्चन देखिए एक बार। क्वेश्चन में आपको क्या बताया है कि ये जो आपको चार्ज है, दो बॉल दे रखी, चार्ज बॉल है, इनके बीच की डिस्टेंस r है, ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन जो पिछले क्वेश्चन में अभी हमने देख के आए थे वैसे ही। इसमें चेंज क्या किया है, ये जो दोनों स्ट्रिंग थी, इनको यहाँ से, इनकी हाफ लेंथ से, वहाँ से इनको क्या कर दिया, इस जगह से क्लैप कर दिया, इनको जोड़ दिया है, यहाँ से बांध दिया इनको। जैसे आप यहाँ बांध दोगे इनको, तो ये वाली जो डिस्टेंस थी वाई थी, वो कितनी रह गई, अब y/2 रह गई। तो अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है, ये कितनी चेंज हो जाएगी, क्या वैल्यू आएगी इसकी, उस वो क्वेश्चन पूछा है आपसे। ये 2013 में आया, अच्छा क्वेश्चन था उस टाइम पे। तो r' आपको फाइंड आउट करना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने सॉल्व करना। देखो कुछ बातें तो पिछले क्वेश्चन वाली है। यहाँ क्या होगा, t, ये हो जाएगा आपका mg, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। फिर से वही दो इक्वेशन बनेगी, तो फिर से उसी इक्वेशन पे अपने पहुँच जाएंगे, क्या, tan थीटा इक्वल टू kq² अपॉन में mg और r²। ये तो काम अपने पिछले क्वेश्चन का, थर्ड क्वेश्चन से, वहाँ से अपने इस जगह तक पहुँच सकते हैं, वहाँ ये सेम काम करके आए हैं अपने। तो ये तो आ गया आपका tan थीटा। अब यहाँ पे चेंज क्या है वो देखिए। वहाँ भी हमने एक काम किया था कि ये जो आपका डायग्राम था, इस डायग्राम को फिर से थोड़ा सा अलग करके बनाया था, वही काम यहाँ फिर से करते हैं। फिर से इसी डायग्राम को अलग से फिर बनाते हैं अपने। ये देखिए, ये जो ब्लैक कलर से बनाया है, ये वही डायग्राम है। थोड़ा सा इसको कंप्लीट और करते हैं। इधर और था, ये वाली डिस्टेंस भी कितनी थी, r/2 थी, ऐसे स्फीयर थे। तो ये आ गया वाई, ये आ गया, तो ये आपका एंगल थीटा है। आपसे थीटा पूछा है, तो थीटा क्या है आपका, tan थीटा चाहिए। तो tan थीटा क्या आएगा भाई, tan थीटा आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो उसी से सॉल्व करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका थीटा। तो यहाँ अपने इसी के पास में लिख देते हैं, tan थीटा इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, कितना आएगा, r/2y। तो यहाँ से आपका क्या मिल गया, r/2y इक्वल किसके, kq² अपॉन में mgr²। सही है। ये तो आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1, मान लो चाहे इसको, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। जैसे ये इक्वेशन आई है, वैसे ही सेकंड केस के लिए ये एक इक्वेशन आ जाएगी। सेकंड केस में क्या चेंज आ जाएगा, सेकंड केस में चेंज बस इतना है कि ये जो आपको y दिख रहा है यहाँ पे, इस y की जगह वहाँ पे क्या आ जाएगा, y/2 आ जाएगा।
इतना ही चेंज आना है। तो अगर मान लो आप ऐसा बनाते हो, ये आपका y/2 और ये r'/2 हो जाएगा। तो उस केस में ये जो आपने ऊपर लिखा है वही इक्वेशन अगर आप वापस से लिखो तो वो इक्वेशन आपको कैसे दिखेगी? r की जगह क्या लिखोगे आप? r', एक मिनट, r की जगह क्या आ जाएगा? r'/2। देखिए यहाँ जो आपने tan थीटा निकाला है, चलो डायग्राम बना ही लेते हैं। तो दूसरे केस में ऐसा डायग्राम बनेगा, तो वहाँ जब आप tan थीटा निकालोगे तो वहाँ से आपको tan थीटा क्या मिलेगा? r'/2 और y/2 क्या मिल गया? r'/y। तो यहाँ पे ये जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, वैसे ही एक इक्वेशन और बनेगी सेकंड केस के लिए, जब आपने उसको y/2 करके लटका दिया था। यानी इस केस के लिए इसके जैसी एक और इक्वेशन हम बनाएंगे। तो वो इक्वेशन क्या होगी? तो उसके लिए tan थीटा आ गया और सामने तो यही है, तो r की जगह r' लिख दो। तो चलिए लिखते हैं, r'/y इक्वल क्या आ गया आपका? k(q²). डिस्टेंस कितनी है आपकी बार? r' है, mg r' का स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 2 आ गया आपके पास। अब ये जो ऊपर इक्वेशन नंबर फर्स्ट दिख रही है आपको, ये तो है फर्स्ट केस की जिसमें आपको सारा r दे रखा है। ये है सेकंड केस की जिसमें सारा आपको r' दे रखा है। आपको इस r' का आंसर निकालना है इस r के फॉर्म में, तो क्यों ना अपने दोनों को डिवाइड कर दें, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएगी जो सेम सेम है। तो आप इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या करो? डिवाइड करो। डिवाइड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? ये हमने डिवाइड कर लिया। डिवाइड करते देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो जाएगा। y से y कैंसिल हो जाएगा, k(q²) से k(q²) कैंसिल, mg से mg कैंसिल, बोल तो वही है। तो अब यहाँ पे बन क्या गया है वो देखिए, उसको लिखते हैं अपने। हाँ देखिए यहाँ आपको दिखेगा r' का स्क्वायर अपॉन में r का स्क्वायर। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर अपने ऐसे मल्टीप्लाई कर दें इनको कि इसका इधर मल्टीप्लिकेशन इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करें, तो आपको क्या मिलेगा? देखिए ये हो जाएगा आपका r³ और ये हो गया आपका 2r' का क्यूब। और हमें क्या निकालना है? हमें r' से तो निकालना है। तो यहाँ से देखिए r' का क्यूब किसके इक्वल आ गया? r³ अपॉन में 2। तो यहाँ से आपका r' कितना आ जाएगा? r अपॉन में 2 की पावर 1/3। ये आपका आंसर है। तो इसको कई बार ऐसा भी लिख देते हैं, r अपॉन में √2, यहाँ 3 कर दिया, तो एक ही बात है। ये आपका आंसर आ गया। तो एक बार वापस अपने पूरे क्वेश्चन को देखते हैं। अपने यहाँ से शुरू किया था, ये जो इक्वेशन है ये मैंने थर्ड क्वेश्चन में डेराइव कर ली थी। इस इक्वेशन को मैंने पहले लिखा था जब ये वाली डिस्टेंस कितनी थी? y थी, और ये वाली बीच की डिस्टेंस कितनी मान रहे थे अपने? r। तो उसके लिए मैंने ये ट्राइंगल बनाया था। इस ट्राइंगल से आपने tan थीटा निकाल लिया था, वो tan थीटा आपने वैल्यू यहाँ पुट कर दी। इस tan थीटा की जगह वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट करके आपको इक्वेशन नंबर 1 मिल गई। फिर वही बात कि जब आप इसको नीचे लेके आओगे, नीचे तक लेके आके फिर ऐसे किया था तो ट्राइंगल तो फिर भी बनाता है का। ये वाली हाइट कितनी थी? y/2 थी, डिस्टेंस कितनी थी? r' थी दोनों की पूरे के बीच की। तो उसके लिए ट्राइंगल ये वाला बना था, उसके लिए इक्वेशन तो ये वाली होगी। तो tan थीटा निकाला तो r'/2 और y/2। तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू ये, और tan थीटा की वैल्यू इक्वेशन येलो कलर वाले में रखने पे इक्वेशन नंबर 2 ये मिल गई। इक्वेशन नंबर 1 आपके पास थी। फिर मैंने कहा था दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्यों? क्योंकि अपने को क्या चाहिए? अपने को यहाँ से r और r' ही तो चाहिए, तो बाकी जो सेम चीज़ें वो सारी क्या हो जाएगी? गायब। तो फिर हमने क्या किया था? यहाँ पे डिवाइड किया था। तो डिवाइड किया था। डिवाइड करते टाइम हमने क्या देखा? जो दो सेम चीज़ें वो सारी कैंसिल आउट हो गई थी। यहाँ तक हमने कर दिया था। यहाँ पहुँचने के बाद अब तो क्वेश्चन हो ही गया था। क्या किया था? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ क्यूब r' चाहिए था, यहाँ तो माहौल बन गया था कि आंसर आएगा, तो ये आपका आंसर आ गया था। अच्छा क्वेश्चन था। 2 पॉजिटिव आयन है और हर एक पे चार्ज कितना है? q है। डिस्टेंस उनके बीच की d है, और फोर्स कितना लगा रहे हैं एक दूसरे पर? रिपल्सिव फोर्स है f लगा रहे हैं। पॉजिटिव आयन है, f फोर्स लगा रहे हैं। अब पूछा है उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो नॉर्मल सी बात है, जब वो चार्ज बने होंगे तो फोर्स कितना लगा रहे होंगे? k(q²) अपॉन में d²। ये फोर्स लगा रहे हैं।
वो पूछ रहे हैं इनमें कितने चार्ज इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। तो नॉर्मल सी बात, आपको फॉर्मूला याद होगा, Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, फॉर्मूला अपने जानते हैं। आपको ये Q से आपसे पूछा है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने मिसिंग, यानी N पूछा है, तो आप पहले क्या करो, इस फॉर्मूले से Q निकाल लो, फिर Q को किसके इक्वल कर देंगे, Ne के, अपना काम हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है F फोर्स लग रहा है, तो F इक्वल टू आप क्या लिखोगे, K दोनों चार्ज पे Q स्क्वायर अपॉन में D स्क्वायर। तो यहाँ से अपने Q निकालते हैं पहले, तो आपको Q स्क्वायर क्या मिल जाएगा, F इंटू में D स्क्वायर अपॉन में K। तो यहाँ से आपको Q मिलेगा, Q इक्वल टू रूट में F D स्क्वायर अपॉन में K। तो ये आपका आ गया Q। अब हम क्या जानते हैं, देखो पीछे क्वेश्चन देखोगे आप, तो ऑप्शन देखो आप, यहाँ ऑप्शन देखो, K नहीं है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये दे रखा है। तो अपने को भी जो भी अपना आंसर आए उसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, यानी K नहीं रखना है। तो अपने K गायब करते हैं, अपने इस K को गायब करना है। तो K को गायब करो तो क्या बन जाएगा, देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K की जगह आ गया F D स्क्वायर, ये आपका Q का आंसर बन गया। अब हम जानते हैं क्या कि Q इक्वल टू क्या होता है, Ne। तो यहाँ से देखिए आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, Ne इक्वल हो गया किसके, Q की जगह अपने ये वाली वैल्यू रख दी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर। अब इस E को इधर भेज दो, तो आपके लिए N की वैल्यू क्या आ जाएगी, आपके लिए N की वैल्यू आएगी ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन में E। अब ये ऑप्शन ही नहीं है, अब ये ऑप्शन नहीं है क्योंकि ऑप्शन नीचे E की पावर स्क्वायर में दे रखा है, तो इसलिए अपने ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने आंसर क्या कर देंगे, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट F D स्क्वायर अपॉन में E की स्क्वायर कर दो, ये ऑप्शन आपको वहाँ मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया। अपने यहाँ पे बात कर रहे थे 6 क्वेश्चन, देखिए पुराना क्वेश्चन है वैसे तो काफ़ी, 1999 में। क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, आपको ये बोला है कि आपने क्या किया, एयर में चार्ज रखे तो उनको आपने रिप्लेस कर दिया, कोई मीडियम भर दिया उन चार्ज के बीच में, कितने कोफिशिएंट का, के कोफिशिएंट का अगर आप मीडियम भरते हो तो क्या होता है। तो नॉर्मल सी बात है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, के क्यू स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर या क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। अब अगर कोई मीडियम होता तो इसको आप कैसे लिखते, तो अपने इसको ऐसे लिखते, क्यू स्क्वायर अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर स्क्वायर। अब इस क्वेश्चन में आपने उसने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है कि एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी है, के। अब ये अगर के टाइम्स आ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, के टाइम्स कम हो जाएगा, तो डिक्रीज बाय के टाइम्स, इंग्लिश में आंसर सी जाएगा और हिंदी में आंसर ए जाएगा। ऑप्शन थोड़े उल्टे पुल्टे हैं इस हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ये जो आपके सामने क्वेश्चन है इसमें क्या बोल रहा है कि 2 चार्ज है। कौन से 2 चार्ज है, चार्ज, एक चार्ज आपको दे रखा है Q1 जो Q है, और दूसरा चार्ज भी क्या है, Q, दोनों सेम चार्ज है Q, और कोई थर्ड चार्ज Q है, उसको अपने इनके बीच में रखना है। यानी आपको ये 3 चार्ज का जो सिस्टम है वो कुछ ऐसा दिख रहा है, यहाँ पे आपको एक चार्ज दिख रहा है, इस चार्ज की वैल्यू है कैपिटल Q, यहाँ फिर से एक चार्ज दिख रहा है, इसकी वैल्यू है कैपिटल Q, और एकदम मिड में यहाँ आपको एक चार्ज रखा हुआ है स्मॉल q, ये चार्ज रखा हुआ है। अब आपसे पूछा है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए, द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, यानी जो 3 चार्ज का जो सिस्टम है वो साम्य में हो, वो इक्विलिब्रियम में हो, वो क्वेश्चन पूछा है आपसे। तो आपसे ये नहीं पूछा कि ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं, आपसे पूछा है कि पूरा सिस्टम ही इक्विलिब्रियम में है। सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहने का मीनिंग क्या होता है, ये वाला चार्ज भी इक्विलिब्रियम में, ये भी इक्विलिब्रियम में हो, ये भी इक्विलिब्रियम में, यानी तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में हो, तीनों चार्ज साम्य में हो, इसका मतलब तीनों चार्ज पे टोटल फोर्स कितना हो, 0 हो, वो वाली कंडीशन है। ये जो क्वेश्चन है CBSE बोर्ड में भी आया हुआ है, जो 12th का एग्ज़ाम होता है उसमें भी यही क्वेश्चन आया हुआ है एक बार। तो अपने को बताना है इस स्मॉल q की वैल्यू कितनी हो कि सारी क्या हो जाए, इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो पहले 2-4 बातें सिंपल सुनते हैं अपने।
तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करना। पहली बात तो देखिए, जब आप ऐसे चार्ज रख रहे हो, ये हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है, ये हमारा कैपिटल क्यू चार्ज है, और मिड में आपने क्या किया है, मिड में आपने एक चार्ज रख दिया जिसको हम क्या बोल रहे हैं, इस चार्ज को हम बोल रहे हैं स्मॉल क्यू जो चार्ज है उसकी बात कर रहे हैं। अब आपसे पूछा है कि ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम हो। जब भी ऐसा क्वेश्चन है पूरे सिस्टम की बात करें तो देखो ये जो मिड वाला चार्ज है ये तो इक्विलिब्रियम में होना ही है, क्योंकि अपन जानते हैं दोनों चार्ज से सेम डिस्टेंस पे है। ये पॉजिटिव चार्ज है, जो इसको हम अपने नंबर दे देते हैं, 1 नंबर चार्ज है ये भी पॉजिटिव है, 2 नंबर है वो भी पॉजिटिव है। 1 नंबर इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा, 2 नंबर रिपेल करेगा तो फोर्स इधर लगेगा। डिस्टेंस सेम है, चार्ज सेम है, टोटल फोर्स इक्वल है, तो इसके ऊपर टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। इसका टोटल फोर्स 0 हो जाएगा, वो हमें पता है। हमें निकालना किसका फोर्स पड़ेगा। आप जब भी ऐसी कंडीशन आए आप क्या करो, साइड वाले चार्ज को सिलेक्ट करो। साइड के जो चार्ज है कैपिटल क्यू जो आपको दिख रहे हैं, आप इनमें से किसी एक चार्ज को फोड़ो। अपने इस चार्ज की बात करते हैं, इस चार्ज पे अपने टोटल फोर्स 0 करते हैं। तो जो आपका 2 नंबर चार्ज है उस पर बात कर रहे हैं अपने, इस पे टोटल फोर्स 0 करना है। तो सबसे पहले तो आप एक काम करो, अपने इस चार्ज का कलर चेंज करते हैं। इस चार्ज को अपने ग्रीन कलर से बनाया है। ये जो ग्रीन कलर वाला चार्ज है ये इस पर रिपेल करेगा, इसको, इस पर फोर्स किधर लगेगा, इधर फोर्स लगेगा इस पर। अब आप चाहते हो जो 2 नंबर चार्ज है, इस 2 नंबर चार्ज पे टोटल फोर्स है यहाँ, इस पे टोटल फोर्स क्या हो, 0। टोटल फोर्स 0 कब होगा कि एक फोर्स तो ये रहा, दूसरा फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे लगे। नॉर्मल सी बात, दूसरा है कौन, एक ये क्यू चार्ज ही तो है। इसका मतलब ये क्यू चार्ज इस पे फोर्स कैसा लगाए, ऐसा लगाए फोर्स, ऐसा फोर्स यानी अट्रैक्शन का फोर्स। अट्रैक्शन कब लगेगा, ये क्यू कैपिटल ये वाला 2 नंबर वाला क्यू क्या है, पॉजिटिव है, तो इस स्मॉल क्यू को क्या होना पड़ेगा, नेगेटिव। तो अपने यहाँ से तो ये तो समझ गए कि स्मॉल क्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्यों होना चाहिए भी नेगेटिव, क्योंकि जो आपका ये जो ग्रीन कलर का ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज क्या कर रहा है, इसको रिपेल करेगा, ये कंफर्म है। रिपेल करेगा तो इस पर फोर्स, नेट फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे ही आएगा। अब फोर्स अगर 0 करना है, एक फोर्स अगर ऐसे है इसको 0 करना है तो दूसरा फोर्स ऐसे होना चाहिए। इसके लिए अपने क्या बोलेंगे, दूसरा फोर्स इस डायरेक्शन में ऐसे लगना चाहिए, जो अपने बना रखा है ऐसा, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इस डायरेक्शन दूसरा फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज लगा रहा है जो बीच में बैठा है ब्लू कलर वाला, ये फोर्स लगा रहा है। तो ये फोर्स इधर कब आएगा, क्योंकि रेड कलर वाला ये जो चार्ज है ये क्या है, पॉजिटिव है, तो स्मॉल क्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ तक अपने समझ गए हैं कि स्मॉल क्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो ऑप्शन देखो ऊपर, ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, 2 ही ऑप्शन बचे हैं। 2 ऑप्शन हम पहले कैंसिल कर चुके हैं, तो माइनस का तो आंसर आएगा। अब आंसर आएगा कितना वो निकालना है। चलो शुरू करते हैं आगे। देखिए ऐसा अपने पास ये क्वेश्चन था, मैंने ये जो ब्लू कलर वाला चार्ज है इसकी डिस्टेंस कितनी मान ली, r, तो रेड कलर वाले की डिस्टेंस कितनी माननी पड़ेगी अपने को, 2r, बस अपने ऐसे ही मान ली। अब इसे देखो, रेड वाला और ब्लैक वाला आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, तो इस पर फोर्स लगेगा F। इसको मैं एक बार F1 लिख देता हूँ। अब ब्लैक वाला और ब्लू वाला ये क्या करने चाहिए, अट्रैक्ट करने चाहिए। अट्रैक्ट कब करेगा, जब ये क्या हो, नेगेटिव। तो इस पर एक फोर्स इधर भी लग रहा है, इसको मैंने F2 लिख दिया। अब अगर ये ब्लैक वाला इक्विलिब्रियम में है तो दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, इक्वल। तो आपको बस अब सोल्व करना है क्वेश्चन। क्या लिखोगे, F1 जो है ये किसके इक्वल होना चाहिए, F2 के। F1 क्या लिखोगे, K Q अपॉन में डिस्टेंस कितनी है, 2r का स्क्वायर। और F2 कितना है, K Q अपॉन में r का स्क्वायर। अब जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट करो। देखो K Q और r का स्क्वायर और r का स्क्वायर कैंसिल आउट। क्या बच गया आपके पास, यहाँ बचा है Q अपॉन में 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इधर क्या आया, Q, ये तो आया Q की वैल्यू, और Q होना क्या चाहिए, नेगेटिव। तो अपने क्या बोलेंगे, Q क्या होना चाहिए, माइनस का Q/4। नेगेटिव क्यों होना चाहिए, नेगेटिव होगा तभी तो ये फोर्स ऐसे लगा पाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला था, हमें सिर्फ ये बोला था कि पूरा सिस्टम क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम में होना चाहिए। जब भी ऐसा कोई लाइन आए कि पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, यानी अपने को सभी पे फोर्स क्या करने हैं, 0 करने हैं। तो इसलिए अपने क्या किया, सबसे पहले आपने इस पूरे सिस्टम में, तो देखो बीच वाले को कभी नहीं सिलेक्ट करना, अपने सेलेक्ट करेंगे साइड वालों को। इस साइड वाले को सिलेक्ट किया, इस पे अपने टोटल फोर्स 0 कर दो। इस पे आप टोटल फोर्स 0 करोगे तो ये अपने प्रूव कर सकते हैं। थोड़ा लंबा प्रूव है इसलिए मैं अभी बता नहीं रहा, लेकिन आप प्रूव कर सकते हो कि इस पर अगर आप टोटल फोर्स 0 प्रूव कर दोगे तो इस पर तो 0 हो जाएगा और इस पर भी 0 हो जाएगा। तो इस पे आपने 0 प्रूव करना है, तो इस पर टोटल फोर्स कौन से, एक F1 लग रहा है और एक F2 लग रहा है, दोनों इक्वल प्रूव कर दो। दोनों इक्वल प्रूव करोगे तो अपने आप आपको इस Q का आंसर मिल जाएगा। ये Q इतना होना चाहिए, तब इस पे फोर्स कितना हो गया, 0। यानी ये इक्विलिब्रियम में आ गया, तो ये भी इक्विलिब्रियम में, और ये पहले से इक्विलिब्रियम में था, यानी पूरे सिस्टम में क्या आ गया, इक्विलिब्रियम में।
ये आपका क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, यहाँ ये बोल रहा है आपको कि 3 चार्ज है, +q, -q और +4q, तीनों चार्ज है। तीनों चार्ज को आपने कहाँ रखा है, x = 0 पे, x = a पे, x = 2a पे, यानी इनको रखा हुआ कहाँ पे, ये आपकी लाइन होगी, इस पे पॉइंट, ये x = 0, ये x = a और ये आपका पॉइंट है x = 2a। ये 3 पॉइंट आ गए। इसका मीनिंग इन तीनों पॉइंट पे चार्ज रखे हुए हैं। यहाँ पे +4q है, यहाँ पे आपका -q है, यहाँ पे +4q है। फिर आपसे क्या पूछा है, आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन कैसे इक्विलिब्रियम में है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कोई भी चार्ज इक्विलिब्रियम में नहीं है। यानी आपसे पूछा है कैसा इक्विलिब्रियम है, साम्य कैसा है, स्थायी संतुलन, स्थायी साम्य है, अस्थायी साम्य है या साम्य है ही नहीं। तो कुल मिला के इक्विलिब्रियम के बारे में बातें की। तो पहले अपने थोड़ा सा इक्विलिब्रियम समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। इक्विलिब्रियम को समझने के लिए अपने 3 डायग्राम देखते हैं। और यहाँ देखिए 3 डायग्राम आपको दिख रहे हैं। तीनों डायग्राम में मैंने कोई बॉक्स रखा है। बॉक्स यहाँ भी स्टेबल रहेगा, यानी ये भी इक्विलिब्रियम है। बॉक्स यहाँ भी रुका रह सकता है, यानी ये भी इक्विलिब्रियम, नेट फोर्स 0 हो गया। बॉक्स यहाँ भी रुका रह सकता है। अब इसमें चेक करते हैं कौन सा कैसा इक्विलिब्रियम है। चेक करने के लिए आपको क्या करना है, आपको इसे शिफ्ट कैसे करना है। जैसे ये वाला है तो इसको आप ऊपर लेके जाइए, ऊपर शिफ्ट करो, क्या वापस यहीं आएगा क्या, हाँ वापस यहीं आएगा। तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। यानी किसी ऑब्जेक्ट को अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से आप उसको मूव करो और अगर वापस आ जाए स्टेबल इक्विलिब्रियम, इसको मूव करो, इसको थोड़ा सा शिफ्ट कर दो इधर, क्या हो जाएगा, पूरा ही दूर भाग जाएगा। यानी अपनी इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन से क्या हो रहा है, थोड़ा सा शिफ्ट करने पे पूरा ही दूर भाग गया। यानी ये कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यानी ये अस्थायी साम्य। यहाँ क्या हो रहा था, वापस आ रहा था, यानी ये कैसा था, स्थायी साम्य था। इसमें देखिए इसको आप थोड़ा सा शिफ्ट करके यहाँ रख दो, ये यहीं रुक जाएगा, क्या वापस आएगा क्या, नहीं। दूर जाएगा क्या, नहीं, यहीं रुक गया। यानी ये न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है, उदासीन साम्य। ये तो आपके कहीं काम नहीं आएगा। और वापस थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए इनको। अपने इसमें क्या देखना है, आपको थोड़ा शिफ्ट करके देखना है। आप इस बॉक्स को यहाँ रखिए, यहाँ रखोगे तो क्या होगा, ये बॉक्स वापस यहीं आ जाएगा। तो यहाँ क्या था, इसका इक्विलिब्रियम, वहाँ से वापस आया, यानी इक्विलिब्रियम पे वापस आ रहा है, यानी ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको आप यहाँ से थोड़ा सा शिफ्ट कर दो, यहाँ रख दो ब्लॉक को, तो ब्लॉक क्या हो जाएगा, दूर जाएगा। जो पहले इक्विलिब्रियम जहाँ था वहाँ से क्या हो रहा है, दूर आ रहा है, यानी कैसा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। और यहाँ इसको आप यहाँ रख दो, ये यहीं रुक जाएगा, यानी कैसा है, कोई फर्क नहीं पड़ा इसको, ना वापस आया ना दूर गया, यानी ये इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, उदासीन साम्य अवस्था है। अब अपने क्वेश्चन पे फिर से चलते हैं। अब अपना क्वेश्चन देखोगे तो आप इसका क्या पूछा है, -q कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है कि अनस्टेबल। तो अपना क्या करेंगे, इसको शिफ्ट करके देखेंगे, वापस आया तो स्टेबल है, नहीं आया तो अनस्टेबल है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम है या नहीं है, वो चीज़ें चेक करनी है। तो अपने सबसे पहले चेक कर लेते हैं। देखो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और बी में सारी स्टेबल इक्विलिब्रियम है, सी में सारी अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। तो अपने सारे के लिए ये वाली चीज़ें चेक करके देखते हैं। किसी को भी चेक करके देखो, अगर वो स्टेबल आ गया तो फिर अपने बाकी ऑप्शन पे डिस्कस करेंगे। अगर वो अनस्टेबल आ गया तो ये दो तो चले ही गए, और वो इक्विलिब्रियम है, ये भी चला गया, अपने आप आंसर ही आ जाएगा। तो चेक करके देखते हैं अपने आंसर, फिर आगे चलते हैं अपने। अब देखिए इक्विलिब्रियम चेक करना है अपने को। तो देखिए नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पे आपको जो चार्ज दे रखे हैं, इस चार्ज में ये चार्ज और ये चार्ज दोनों सेम चार्ज है, दोनों सेम चार्ज, और ये दोनों के एकदम मिड में रखा हुआ है। क्यों, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होंगी, 2a, तो आधी डिस्टेंस a और आधी a, यानी एकदम मिड में रखा है। जब मिड में रखा हुआ है, इसका मीनिंग इस पे टोटल फोर्स कितना है, 0, यानी ये कैसा है, ये इक्विलिब्रियम में तो है। अब इसको चेक करते हैं कैसा इक्विलिब्रियम है। चेक कैसे करेंगे, शिफ्ट करके। शिफ्ट किधर करें, आप इस q चार्ज को आप यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ मान लो इसको, यहाँ लेके आ गए। यहाँ जैसे आप इसको लेके आओगे -q चार्ज को, तो अब इस पे यहाँ आने के बाद इसके फोर्स चेक करो, फोर्स बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं। अगर फोर्स बढ़ रहे हैं, कौन सा क्या कुछ हुआ है, तो उस पर बात करते हैं अपने। अब देखिए यहाँ पहले क्या रहा था, 4q इस q को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इधर ये 4q अट्रैक्ट कर रहा था, दोनों की डिस्टेंस सेम थी, ये वाली डिस्टेंस भी a थी, ये वाली डिस्टेंस भी a थी। तो फोर्स कितना लग रहा था, एक जैसा लग रहा था, तो टोटल फोर्स 0। अब यहाँ देखिए ये अट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है,
ये भी अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये वाला फोर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया? क्योंकि आपने जैसे इसको इधर शिफ्ट किया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? कम होगी। कम होगी तो ये वाला फोर्स क्या होगा? ज़्यादा लगेगा। ये वाला फोर्स अगर ज़्यादा लगेगा, आपने किधर शिफ्ट किया है? इधर, फोर्स भी यही ज़्यादा हो गया तो ये क्या होगा? इधर ही चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा। यानी आपने यहाँ शिफ्ट किया, तो आपने जिस डायरेक्शन में शिफ्ट किया है, आपने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किया, और यहाँ करने के बाद इस पर इधर वाला फोर्स ज़्यादा है, तो ये किधर जाएगा? इधर। आपने इधर किया था, इधर ही जा रहा है। यानी कैसा इक्विलिब्रियम था? ये वाला अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। तो माइनस क्यू कैसे इक्विलिब्रियम में है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। अपने पास इतने आंसर आया है। अब अपने चेक करते हैं कि देखो यहाँ है तो इक्विलिब्रियम में, यहाँ से शिफ्ट करते ही वह दूर चला गया, यानी कैसा इक्विलिब्रियम था? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम था। अब अपने ऑप्शन चेक करते हैं। पहले एक इलेक्ट्रॉन है, वो रेस्ट से वर्टिकली डिस्टेंस ट्रेवल करता है h, यानी यहाँ इलेक्ट्रॉन रखा है, वो वर्टिकली डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है कितनी? h डिस्टेंस ट्रेवल की है इसने। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? तो ये आपका इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? अपवर्ड डायरेक्शन में, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो नॉर्मल सी बात है, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कैसा लगता है? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कैसे लग रहा होगा? नीचे की ओर लग रहा होगा। सही बात है। तो यहाँ पे देखिए आगे क्या बोल रहा है ये। आगे इसने यही बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अब क्या कर दिया हमने? रिवर्स कर दी। यानी पहले ऊपर थी, तब हमने डायरेक्शन कैसे कर देनी है? नीचे की ओर। तो अपने डायरेक्शन कैसे करनी है? ये वाली डायरेक्शन बना दी हमने, नीचे की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की ओर कर देना। अब की बार कौन आ गया? पहले कौन था? इलेक्ट्रॉन था। अब की बार यहाँ पे कौन आ गया? प्रोटॉन आ गया। अब ये रेस्ट से गिरेगा कितना? ये भी एच हाइट गिरेगा। पहले प्रोटॉन कितनी हाइट गिरे? बार प्रोटॉन नीचे आएगा। कितना नीचे आएगा? क्योंकि नीचे कैसे आएगा? क्योंकि प्रोटॉन पे फोर्स कैसे लगता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो दोनों ही केस में देखो, कुल मिला के बात यह है कि दोनों केस में इलेक्ट्रॉन भी नीचे की ओर आ रहा है, प्रोटॉन भी नीचे की ओर आ रहा है। कितना कितना नीचे आना है? एच साइड तक उन्हें नीचे आना है। अब इसमें पूछा है कि टाइम का कंपेयर करना है, गिरने में जो टाइम लगता है उसका, किस में टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिर से क्वेश्चन समझो आप। क्वेश्चन में उसने अपने को बताया है कि एक आपको इलेक्ट्रॉन दे दिया, एक आपको प्रोटॉन दे दिया, दोनों पे सेम इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड। इलेक्ट्रॉन पे डाउनवर्ड लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? अपवर्ड है। और प्रोटॉन पे डाउनवर्ड लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है? नीचे। और ये दोनों कितनी हाइट नीचे आएंगे? एच हाइट नीचे आएंगे। तो दोनों जो टाइम लगेगा एच हाइट नीचे आने में, उस टाइम का कंपेयर हमें करना है। ये है आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन, तो वहाँ आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं अपने इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहली बात तो फ्री फॉल की बात हो रही है, तो वहाँ से अपन शुरू करते हैं। एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये आपने सुना होगा। अब अगर हाइट का सिलसिला है तो एस की जगह अपने एच लिख देते हैं। इनिशियल वेलोसिटी दोनों में जीरो है, इलेक्ट्रॉन भी रुका हुआ है तो ये भी जीरो हो गया। यहाँ क्या आ जाएगा आपका? हाफ ए टी स्क्वायर लिख सकते हैं ऐसा। तो यहाँ से एक चीज़ देखो, आपको क्या मिला? हाफ ए टी स्क्वायर, ये किसके इक्वल आ गया था? एच के इक्वल। तो इसको आप क्या लिख सकते हो कि टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? एच। ये टू ऊपर चला जाएगा, ए कहाँ आ गया? नीचे। सही बात है। यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? ये जो इक्वेशन आपको मिली है, इस इक्वेशन से अपने क्या लिख सकते हैं? इस इक्वेशन से अपने लिख सकते हैं कि जो टी है ये इक्वल होगा किसके? रूट में 2HA। तो इससे आप क्या लिख सकते हो? जो आपका टी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा 1/√A के। ये हम डेराइव कर चुके हैं 11th क्लास से। कैसे आया है? पहले हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर ली, उससे इस इक्वेशन को एच के फॉर्म में लिख लिया, उसी इक्वेशन को अपने टी के फॉर्म में बनाया, और ये अपने रिलेशन बन गया। यू जीरो इनिशियल वेलोसिटी है, वो दे रखी थी हमें कि इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो हमने यू का यूज़ किया है, जीरो, यू जीरो कर दिया, तो यहाँ से अपने पास ये पहुँच गए। अब अपने को इसका मीनिंग पता चल गया कि टी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शन है किसके? √A के, यानी किस पे डिपेंड करता है? ए पे। अब आगे चलते हैं, ये रिलेशन हमारे पास आ चुका है। अब अपने ए की बात करते हैं। अपने को क्या सिचुएशन दे रखी है? एक बार इलेक्ट्रॉन है, एक बार प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है? अपवर्ड है, ताकि इस पर फोर्स कैसे लगे? डाउनवर्ड। प्रोटॉन के टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे है? डाउनवर्ड है, ताकि इस पर फोर्स कैसे लग जाए? डाउनवर्ड। जो फोर्स लगता है, फोर्स कितना होता है? वो चार्ज इनटू वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड, एफ इक्वल टू क्या होता है? QE। ये फोर्स होता है। एफ इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं?
एक्सेलरेशन के लिए F इक्वल टू एम ए, तो यहाँ से ए आपका क्या मिल गया, क्यू ई अपॉन में एम, ये मिल गया। अब ये जो टाइम का रिलेशन आया था अपने पास, इस रिलेशन को अपने रिलेट करना है, तो अपने इन दोनों रिलेशन को अब इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ से देखो, जो पहले आपको टी दिख रहा था उसे आप ऐसा लिख सकते हो, रूट ए की जगह क्या आ जाएगा, क्यू ई, ए की जगह वैल्यू रखोगे तो आपको टी क्या मिल जाएगा, टी आपको ऐसा मिलेगा, ऊपर मास नीचे क्यू और ई, यहाँ तक देखो। अब इसमें एक चीज़ देखो, ये जो टाइम आया है आपका, ये टाइम किस पे डिपेंड कर रहा है, ये टाइम आपका डिपेंड कर रहा है ई पे। तो ई तो जो इलेक्ट्रॉन के लिए ई था वही ई प्रोटॉन के लिए, तो ये तो गया। क्यू इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज सेम होता है, तो कुल मिला के हम लिख सकते हैं कि टी किस पे डिपेंड कर रहा है, मास पे। जिसका मास कम होगा उसके लिए टाइम क्या लगेगा, कम लगेगा, जिसका मास ज़्यादा है उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में हम जानते हैं मास किसका ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा मास होता है प्रोटॉन का, अगर इलेक्ट्रॉन से कंपेयर करते हैं तो। इलेक्ट्रॉन तो बहुत ही लेस मास वाला पार्टिकल है, तो इसका मतलब प्रोटॉन को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इलेक्ट्रॉन को बहुत कम टाइम लगेगा। अब अपने पीछे थोड़े ऑप्शन देखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन देखिए, ऑप्शन आपको क्या दिया हुआ है, ये जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है उसका टाइम का कंपेयर करना है, तो इलेक्ट्रॉन का कंपेयर प्रोटॉन को देखते हो इलेक्ट्रॉन को टाइम कम लगेगा। एक ही ऑप्शन है कम का, एक इक्वल का है और दो ग्रेटर के हैं, तो ऑप्शन क्या जाएगा, स्मॉलर, और हिंदी में अपने ये कम, सी ऑप्शन, वहाँ इंग्लिश का ऑप्शन ए। 2018 का नीट का क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। वापस देखो हमने क्या क्या कुछ किया है, ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, इलेक्ट्रॉन दे रखा था, एक प्रोटॉन था, इलेक्ट्रॉन के टाइम पे इलेक्ट्रिक फील्ड अपवर्ड था, उस पर कुछ फोर्स लग रहा था, कितना नीचे आना था, इसको एच हाइट नीचे आना था। फिर हमें क्या दिया गया, प्रोटॉन दिया गया और उसे भी एच हाइट नीचे आने में कितना टाइम लगेगा, उनका कंपेयर करना था। तो कंपेयर करने के लिए अपने क्या किया, अपने सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन का, कौन सी इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसका यूज़ किया है। इसका यूज़ करके यू तो जीरो हो गया, यू जीरो कैसे हो गया, क्योंकि यू जो है वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी होती है, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो। तो अपने पास एस इक्वल टू जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके लिए फॉर्मूला क्या बचा था, हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला बचा था। यहाँ से अपने टी का रिलेशन चाहिए था तो उसको अपने टी के रिलेशन में कन्वर्ट कर लिया। देखिए कैसे किया हमने ये रहा, ये इक्वेशन ऑफ मोशन रही, इसका यूज़ करके ये हमने टी का रिलेशन बनाया, यू जीरो हो गया था, एच इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर आ गया था। फिर यहाँ से हमने टी के साथ ये रिलेशन बन गया, और टी किस पे डिपेंड हो गया, ए पे डिपेंड हो गया, क्योंकि एस तो दोनों के लिए सेम है और टू कांस्टेंट आई, तो ए पे डिपेंड हो गया। तो ये अब हमारे पास फॉर्मूला आया है टी का। वहाँ से हमने ए निकालने के लिए, क्योंकि फोर्स इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है, एफ इक्वल टू एम ए, ये रहा टी का रिलेशन ये था। फिर हमने एफ इक्वल टू एम ए से, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या है, क्यू ई, वहाँ से ए इक्वल टू ये फॉर्मूला बना लिया, इससे अपने टी का एक फॉर्मूला, नया फॉर्मूला बनाया, और टी क्या आ गया था आपके पास है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू एम, और एम इलेक्ट्रॉन का बहुत कम है तो टी इलेक्ट्रॉन का बहुत कम होगा, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये 2018 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है, आपको टॉय कार दे रखी है जिसपे ऊपर चार्ज कितना है, क्यू, क्यू चार्ज वाली कोई कार है, फ्रिक्शन लेस सरफेस है, तो फ्रिक्शन का कोई रोल नहीं है। ये कोई एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से कोई फोर्स लग रहा है, क्योंकि चार्ज पे चार्ज, सॉरी कार पे चार्ज कितना, क्यू, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो फोर्स कितना लगेगा, क्यू ई। ये कार इस क्यू ई फोर्स की वजह से मोशन में है, इतना हमें दे रखा है। आगे क्या बोल रहे हैं, इसकी जो वेलोसिटी है वो जीरो से कितनी हो जाती है, 6 मीटर पर सेकंड इन 1 सेकंड, 6 हुई है मीटर पर सेकंड 1 सेकंड में, ठीक है। इसके बाद आगे हमें बोला है कार लगातार मूव कर रही है 2 more सेकंड्स इसी फील्ड के अंडर में, 2 और सेकंड में उसने मूव किया है। इन टोटल कितने सेकंड हो गया, अब 3 सेकंड हो गए। तो आपको एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड बतानी है, तो आपको बताना है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड। तो आपको वी एवरेज बताना है, वेलोसिटी भी बतानी है और स्पीड भी बतानी है। ये इन्होंने पूछ लिया 3 सेकंड तक, तो दिया हुआ आपको यही है कि 0 से 6 मीटर पर सेकंड होगी 1 सेकंड में, इतना दे रखा है। अब एक चीज़ सोचो, आपको एवरेज वेलोसिटी, तो क्या होता है ये, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में
टाइम। स्पीड, एवरेज स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, और जब भी क्वेश्चन आता है डिस्टेंस का, ये तो आपने 11th में सीखा ही होगा, जब भी डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस के लिए आपको क्या करना पड़ता है? डिस्टेंस के लिए आपको पाथ पता होना चाहिए कि ये ऐसे जाके ऐसे आ रहा है, या ऐसे जाके इधर गया है फिर इधर मुड़ा है, क्योंकि हमें डिस्टेंस में क्या चाहिए? पाथ की लेंथ चाहिए। तो हमें इसका पूरा पाथ बनाना पड़ेगा, तब जाकर आपको एवरेज स्पीड मिलेगी, आपको औसत चार्ज मिलेगी। हाँ, एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वो हमें इक्वेशन से भी मिल सकता है। तो लंबा क्वेश्चन है, कुल मिला के हमें एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टाइम करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम करना है, ये दो काम करने हैं। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालने के लिए अपने इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने। ये यहाँ हम इस जर्नी को पूरा ड्रॉ करेंगे, एक एक सेकंड के लिए हम निकालते जाएंगे और उसके हिसाब से आके सोल्व करते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने। ये तो देखो t=0 वाले तो मैंने लिख ही दिया, t=0 पे यहाँ है, वेलोसिटी इसकी 0 है, पोजीशन इसकी हमने x=0 मान ली। अब इसको चलाना शुरू करते हैं। t=1 के लिए इसको देखते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए अपने को क्या चाहिए? एसेलरेशन चाहिए। एसेलरेशन कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए इन्होंने एक चीज़ दी है हमें, इन्होंने क्या बोला है? t=1 सेकेंड पे स्पीड कितनी होगी? तो वो हम लिख देते हैं t= 1 है। स्पीड कितनी हो गई है? स्पीड हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड, ये इन्होंने दे रखा है। अब 6 मीटर पर सेकेंड हो गई तो कितना चल लिया होगा ये? तो आपके पास क्या क्या है? आपके पास टाइम है, टी है, सही बात है, ए नहीं है, तो पहले ए निकालते हैं। ए निकालने के लिए ए क्या होता है? v - u अपॉन में टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v = u + at से। v कितना है? 6, u कितना है? 0, टाइम कितना लगा है? 1, तो a कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये तो अपने इस पूरे क्वेश्चन में आपके काम आना है a की वैल्यू। तो इसको अपने थोड़ा हाईलाइट करके रखते हैं ताकि अपने को पता चलता रहे कि a की वैल्यू 6 मीटर पर सेकेंड है। अब देखो t=1 पे इसकी स्पीड आपके पास आ गई। अब आप इसकी पोजीशन निकालो, ये t=1 पे है कहाँ पे, कहाँ घूम रहा है ये? तो s निकालना है। तो t=0 से लेके s इस टाइम इंटरवल के लिए, अपने अभी इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहे हैं इस टाइम इंटरवल के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए, इस टाइम इंटरवल के लिए अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी 0 है, x 0 है, t=1 एक सेकंड के बाद एक्सेलरेशन 6 है, वेलोसिटी इतनी हो गई, पोजीशन बताओ। तो अपने स्टार्ट करते हैं। देखो इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। अपने क्या लिखेंगे? अपने t=1 के लिए तो v तो हमें दे ही रखा था, कितना होगा? 6 मीटर पर सेकेंड। x के लिए हम लिखते हैं s1, s बराबर ut प्लस हाफ a t²। ये ut कितना हो गया? 0, क्योंकि नीचे वेलोसिटी कितनी है? 0, प्लस हाफ a कितना है? 6, और कितने सेकंड बाद देख रहे हो? 1 सेकंड बाद, तो 1 का स्क्वायर यानी 1, तो ये कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 3। इसका मीनिंग ये जो आपका पार्टिकल है ये t=1 पे कहाँ आ गया? x=3 पे आ गया। यहाँ तक पहुँच चुके हैं अपने। अब नेक्स्ट सेकंड की बात करते हैं, t=2 पे क्या होता है? देखिए यहाँ देखिए 2 सेकंड के बाद कुछ कहानी में चेंज आया था। क्या बोला था कि 2 सेकंड में स्पीड कितनी होगी? 6। इसके बाद डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या कर दी? रिवर्स कर दी। ये देखिए नीचे विद्युत क्षेत्र की दिशा को विपरीत कर दिया, उत्क्रमित कर दिया। डायरेक्शन, पहले जैसे एक गाड़ी थी, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड था तो गाड़ी इधर जा रही थी। अब आपने क्या कर दिया? 1 सेकंड के बाद स्पीड कितनी हो गई थी? 6 मीटर पर सेकंड। तब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को क्या कर दिया? चेंज कर दिया। आपने डायरेक्शन ये कर दी, डायरेक्शन ये कर दी, तो अब इस पर फोर्स किधर लगेगा? इधर। लेकिन वेलोसिटी f इधर आ गया, वेलोसिटी किधर है? अब इधर। तो इसमें क्या होगा? वेलोसिटी कम होने लगेगी। यहाँ क्या था? वेलोसिटी थी नहीं, फोर्स इधर था, तो वेलोसिटी भी इधर ही बन गई थी। यहाँ वेलोसिटी बढ़ी थी, 0 से 6 हो गई थी, अब वेलोसिटी घटेगी। तो चलिए आगे का क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो जर्नी थी उसमें एक्सेलरेशन अलग था, पॉजिटिव डायरेक्शन में था ये जो एक्सेलरेशन था। इसके बाद सेम फील्ड है, सेम ऑब्जेक्ट है, तो फोर्स सेम लगेगा, एक्सेलरेशन भी सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन क्या करती? अपोजिट। तो आगे की जर्नी अलग होगी। तो अपने स्टार्ट करते हैं t=2 के लिए क्या होगा। हम अब यहाँ से लेके यहाँ तक इस पोजीशन जो चेंज हुई है इसकी, यहाँ के लिए अपने को इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करनी है।
तो यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो इसमें देखो आप चाहते हो यहाँ वेलोसिटी कितनी है, तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपको वेलोसिटी मिलेगी v इक्वल टू यू प्लस ए टी से। तो अब की बार u कितना होगा 6, तो ये हमने u 6 लिख दिया। a कितना है, माइनस में आ गया तो -6। t यहाँ से यहाँ तक, इस जगह से इस जगह तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा 1, तो यहाँ क्या लिखोगे 1। तो यहाँ कितना आ जाएगा 6 -6 कितना आ गया 0, यानी इस पोजीशन पे वेलोसिटी कितनी आ रही है आपकी 0। अब हमें निकालना है कि x कितना आएगा। तो अपने x कैसे निकालेंगे, आप यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो कितना होगा, आपका x आ जाएगा उस डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, तो वही इक्वेशन ऑफ मोशन में सेकंड इक्वेशन को, ये होगी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। अब यहाँ u कितना होगा, तो u नॉर्मल सी बात है, जब अपनी इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ से शुरू करके यहाँ के लिए लगा रहे हो तो u आपका 6 हो जाएगा, ये u आ गया। a कितना हो जाएगा -6, क्योंकि डायरेक्शन इन्वर्स कर दिए। t कितना रखें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम कितना है 1 सेकेंड है, तो t की वैल्यू क्या रखेंगे 1। तो चलो शुरू करते हैं, सोल्व करते हैं। तो वैल्यू रखने के बाद यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट थी। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 3। इसका मतलब ये t इक्वल टू 2 पे कहाँ पहुँच गया है, x इक्वल टू 3 पे पहुँच चुका है। अभी तो t इक्वल टू 2, अब t इक्वल टू 3 निकालना है, वो सोल्व करते हैं। अब इसमें मेन बात ध्यान देने वाली क्या है कि वेलोसिटी कितनी हो गई है 0 हो गई है। इसका मीनिंग क्या हुआ है, देखो जब भी अपने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की ओर फेंकते हैं उसके लास्ट पे जाके वेलोसिटी 0 हो गई, जैसे ही उसकी वेलोसिटी 0 होती है उसके बाद वो नीचे आना शुरू कर देता है। क्यों, कि जब हमने इसको ऊपर फेंका था तो इस पर एक फोर्स लग रहा था, ग्रेविटेशन फोर्स किधर था नीचे की ओर, और उस फोर्स के इफेक्ट में इसकी वेलोसिटी घटते घटते यहाँ तक कितनी हो गई 0 होने के बाद वो फोर्स क्या करेगा, उसको नीचे की ओर खींच लेगा। वही यहाँ हुआ है, देखो जब वो टॉय गाड़ी थी यहाँ तक आ रही था तो उसको फोर्स मिल रहा था, जैसे यहाँ से डायरेक्शन चेंज कर दी, यहाँ से लेके जब वो यहाँ तक ये वाली जर्नी कर रही थी तो उस पर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स था, तो यहाँ आते आते वेलोसिटी कितनी होगी अब इसकी 0। तो अब ये किधर जाएगी, वापस जाएगी, यानी t इक्वल टू 3 कहाँ आएगा, इधर वाली साइड ऐसे मुड़ जाएगा ये। तो अब t इक्वल टू 3 निकालना है अपने कि कहाँ होगा, तो उसके लिए वही वेलोसिटी कितनी है और पोजीशन कहाँ है उसकी वो निकालते हैं अपने। वेलोसिटी इतनी काम की नहीं, लेकिन इसकी थोड़ी समझ करने के लिए कि t इक्वल टू 2 पे मुड़ता है, इसके लिए अपने t इक्वल टू ये वेलोसिटी हमने निकालते आ रहे थे। अब लास्ट में चाहे आप डायरेक्ट पोजीशन निकाल लो, उससे भी आपका आंसर आएगा। तो चलो शुरू करते हैं आगे का। अब आपको यहाँ से लेके इधर कहीं आना है, मान लेते हैं यहाँ कहीं आना है, तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कब आना है, वो t इक्वल टू 3 पे। जगह हमें पता नहीं है इसलिए अपने वैसे लिख लिया रेंडमली। उसका ये x चाहिए कितना होगा, आप क्या करो, इतनी दूर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फिर से अप्लाई कर दो। इतनी दूर के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लगाएंगे, चलिए लगाते हैं। देखिए जैसे आप इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करोगे तो आप क्या करोगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिख ली u 0, क्योंकि यहाँ वेलोसिटी कितनी है 0, तो मैंने 0 लिख दिया। इसका हाफ ए टी स्क्वायर, देखो हमने क्या पढ़ा था, पहले एक्सेलरेशन इधर था, स्पीड बढ़ रही थी, जैसे ही आपने 1 सेकंड का क्रॉस किया एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये हो गई थी, यहाँ आते आते रुक गया, अब वापस इधर ही आ रहा है, एक्सेलरेशन भी इधर ही है, तो अपने क्या यूज़ किया है प्लस, ए की जगह वही 6 जो अपने शुरू में निकाल लिया था। टाइम कितना, t इक्वल टू 2 से लेके कहाँ जाना है हमें जाना है t इक्वल टू 3 पे, तो हमने क्या लिख दिया, t की जगह कितना टाइम हुआ है, t इक्वल टू 2 से लेके 3 तक 1 सेकंड, तो अपने t की जगह क्या लिखा 1, तो s कितना आया 3। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसका 3, कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया भाई 3। तो देखो इसको कैसे सोल्व करें, 1 मिनट भाई, एक करेक्शन हुई थोड़ा, मैं बाई मिस्टेक देखो पीछे, ये जो हमने निकाला था t इक्वल टू 2 के लिए s कितना आया था 3। इसका मीनिंग क्या था, दूसरी जो सेकंड थी यहाँ से लेके यहाँ तक जर्नी थी उसमें कितना चला है, वो 3 मीटर चला है। तो x वो कहाँ था, पहले 3 पे था, 3 और चल लिया तो ये 3 नहीं, यहाँ कितना आना चाहिए 6। तो इसको अपने करेक्ट करना है। वापस देखो कैसे क्या बोल रहा हूँ मैं, कि हमने t इक्वल टू 1 से लेके 2 तक इसके लिए इक्वेशन मोशन लगाया था, हमने वेलोसिटी कितनी लिखी थी 0, तो हमने लिख दिया 0। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है 3 मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो पहले कहाँ था 3 पे था और 3 डिस्प्लेसमेंट हो गया तो कहाँ आ गया है 6 पे आ गया ये, ठीक है। तो चेंज करते, तो ये वो जो अपना गलती से मिस्टेक हुई थी उसको सेट कर लिया। आगे से चलते हैं, नेक्स्ट जो स्टेप था t इक्वल टू कहाँ पे निकालना था 3 से पे, t इक्वल टू कहाँ बात कर रहे थे 3 पे, कैसे निकाला था अपने, फिर से इस 1 सेकंड के लिए आपका इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया 2 से लेके 3 तक। तो इसमें अपने डिस्प्लेसमेंट कितना मिला है हमें, देख इसमें अपने को डिस्प्लेसमेंट मिला है t इक्वल टू 3 के लिए
इस 1 सेकंड के लिए डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 3 मीटर आया। यानी 6 से इस डायरेक्शन में 3 गएगा तो कहाँ आ गया, x इक्वल टू 3 पे आएगा ना। इसका मतलब t इक्वल टू 3 पे वो कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। तो अब मैं डायग्राम पूरा बना देता हूँ। देखो देखो अब अपने पूरा पाथ बना दिया। क्या किया हमने, पहले t इक्वल टू 0 से लेके यहाँ तक आए, उसके बाद यहाँ से वापस यहाँ पे गए। ये हमारा पूरा रास्ता बन गया। अब इसमें आपको टोटल वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस चाहिए, निकाल लेते हैं। अपने पास ये उसकी पूरी जर्नी, पहले ऐसे गया है फिर वापस ये आया। आपको चाहिए डिस्प्लेसमेंट तो कितना हुआ, 3 मीटर। आपको चाहिए डिस्टेंस तो 6 ये चल लिया, ये आपका कितना चला है, 6, और फिर कितना चला है, 3। तो 6 + 3 9 ये हो गया, 6 और ये 3। तो डिस्टेंस कितनी, 9। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड दोनों आ जाएगी। तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम एवरेज वेलोसिटी। तो ये आ गया टोटल डिस्प्लेसमेंट 3। कैसे है भाई, यहाँ से शुरू किया था यहाँ पे आके रुका है, तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 3। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 3। और आपको चाहिए टोटल एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए क्या चाहिए आपको, टोटल डिस्टेंस चाहिए। तो डिस्टेंस ये 3, फिर 3 टोटल 6, फिर घूम के आया है 3। तो ये 3 यहाँ तक का, ये 3 और ये 3, टोटल कितना हो गया, 9। तो 9 अपॉन टाइम कितना, 3 सेकंड। तो कितना आ गया, 3 मीटर पर सेकंड। ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो नेक्स्ट वीडियो में इसके और भी क्वेश्चन है, उनके बारे में बात करते हैं।